हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर 3 का एक प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार सेमेस्टर 2 की परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पूछा गया है ये प्रश्न, और पूछा भी जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो सेमेस्टर 2 में कोर 3 में बार बार पूछा जाता है। मैं उस प्रश्न को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता चला जाऊंगा आप लोगों को। ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में काफ़ी मददगार होगी, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है कि कनिष्क जो थे उनके उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, अब प्रश्न में पहले बता दिया है कि उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है, तो हमें उसकी उपलब्धियों के बारे में ही बताना है, पॉइंट बाय पॉइंट उनकी उपलब्धियाँ क्या थी उनके शासनकाल में। ठीक है, तो पहले एक आप छोटा सा पॉइंट डाल दीजिएगा परिचय का, कनिष्क के परिचय का पॉइंट डाल दीजिएगा। उसमें आप जो भी जानते हैं उसके बारे में उसको लिख देना है कि उनका मतलब शासनकाल के बारे में, तिथि वगैरह। ठीक है, तो चलिए परिचय। कनिष्क की तिथि के संबंध में इतिहासकारों में भेदभाव है। मॉर्शल स्टेनकोनो और स्मिथ ने कनिष्क को 125 ईसा में रखा है, और डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने 248 ईसा को कनिष्क की तिथि माना। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो कनिष्क की तिथि है उसमें भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, मतलब कि किन्हीं को इस सटीक नहीं पता है कि कनिष्क का एक्चुअली में जन्म कब हुआ था। ठीक है, अब जो है इसमें विजय कार्य, उनका विजय कार्य पॉइंट दे दीजिएगा, उसमें लिखना है आपको। ठीक है, विजय कार्य हम देखते हैं क्या है। कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली शासक थे। वह जब सिंहासन पर बैठा उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का बड़ा भाग, पार्थिया और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। बौद्ध परंपराओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को पेशावर ले गया। कनिष्क के सिक्के गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, रांची, पटना, राजगिरी, वैशाली, सुल्तानगंज, बंगाल आदि स्थानों पर मिले हैं, जिससे इन स्थानों में उसके शासनकाल का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। जो बताया जा रहा है, जो कनिष्क के जो सिक्के थे वो गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, रांची, पटना, राजगिरी, वैशाली, सुल्तानगंज, बंगाल इत्यादि स्थानों पर मिले, जिससे उसके शासन का प्रमाण पता चलता है। ठीक है, कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय चीन साम्राज्य के खोतान, कासनगर तथा यारकंद प्रदेशों पर थी। कनिष्क ने अपना एक दूत चीनी सेनापति पांचाऊ के पास भेजा और वहां की राजकुमारी से विवाह की मांग की। चीनी सेनापति ने इसे अपना अपमान समझा और उस दूत को बंदी बना लिया। जब ये खबर कनिष्क तक पहुंच गई तो वह अत्यंत क्रोधित होकर उठा और अपनी 10,000 अश्वरोहिणियों के साथ, जो अश्व यानी घुड़सवार जो थे उसके सैनिक, उसके साथ 10,000 सैनिकों के साथ चीन पर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु कनिष्क को पराजय मिली। अतः बाद में पांचाऊ की मृत्यु के बाद कनिष्क की विजय हुई और उसने चीन के जीते राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार ये शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क एक शक्तिशाली सेनापति भी था। ठीक है, दूसरा जो आप पॉइंट लिख दीजिएगा इसमें शासन प्रणाली। शासन प्रणाली इसका लिखना है। ठीक है, कनिष्क ने क्षत्रप प्रणाली लागू की थी। क्षत्रप यानी क्षत्रियों के द्वारा जो प्रणाली चली आ रही थी, योद्धा वाला, युद्ध में अग्रसर रहना है हमेशा, वो वैसी शासन प्रणाली को ही कनिष्क ने प्राथमिकता दी और उसे ही लागू रखी। ठीक है, सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वंशपार का पता चलता है। जो अभिलेख थी, सारनाथ के अभिलेख थी, उसे कनिष्क के महाक्षत्रप और खरपल्लान क्षत्रप वंशपार का भी पता चलता है।
शंकों की भांति उसने भी अपने विशाल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा और उसके शासन के लिए महाक्षत्रपतों और छत्रपतों को नियुक्त किया। दो चीज़ को नियुक्त किया गया था शासन प्रणाली को मजबूत प्रांत के बंटवारा में, महाक्षत्रपतों और छत्रपतों। महाक्षत्रपतों हो गया कि वो सबसे ज़्यादा सेनानायक में प्रमुख था और छत्रप उससे नीचे रहता था। ठीक है, शासन का स्वरूप सैनिक था और उसमें सामंतवादी प्रणाली का सूत्रपात कुषाण काल से ही माना जा सकता है। जो शासन का जो प्रणाली था वो सैनिक था। ठीक है, अब जो हो जाएगा बौद्ध धर्म, दूसरा जो पॉइंट हो जाए, तीसरा एक्चुअली में तीसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बौद्ध परंपराओं में कहा गया है कि प्रारंभ में कनिष्क एक रक्त पिपासु पिशाच था, परंतु बौद्ध होने के बाद उसमें अमूल्य परिवर्तन हो गए। जो प्रारंभ में जो था कनिष्क वो एक रक्त पिपासु पिशाच मतलब कि वो रक्त धार करने वाला था, युद्ध करने वाला था, मार काट करने वाला एक सैनिक था। ठीक है, जब बौद्ध धर्म उसने अपनाया तो ये जो उसका जो था व्यक्तित्व वो चेंज हो गया। ठीक है, कल्हान के अनुसार उसने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहाँ अनेक बौद्ध विहार बनवाए। बौद्ध धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के राजा को पराजित कर कनिष्क ने बहुत हर्जाना मांगा, परंतु उसके बदले में बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का जलपात्र पाकर ही वह प्रसन्न हो गया। कश्मीर में कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। इस संगीत का प्रमुख काम बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मान्यता देना था। अशोक की तरह कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्रचारक था। उसने इस धर्म का प्रचार अपने विस्तृत साम्राज्य और इसके आसपास के प्रदेशों में भी करवाया। जो अशोक जो थे वो भी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म युद्ध को छोड़कर बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना काम शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसी प्रकार कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने आसपास के प्रदेशों में भी जो है बौद्ध का जागरूकता फैलाया बौद्ध धर्म के प्रति। ठीक है, अब चौथा जो पॉइंट हो जाएगा आपका साहित्य प्रगति। कनिष्क कला और साहित्य का पोषक था। उसके दरबार में अनेक विद्वान थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदरनंद काव्यों की रचना की। शून्यवाद के प्रवर्तक और प्रकांड दार्शनिक नागा अर्जुन पार्श्व और वासुमित्र जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। जैसे कि कनिष्क के साहित्य से पता चलता है कि साहित्य कला में उससे वो रुचि रखता था। उसके दरबार में कई नामी विद्वान होते थे जैसे नागार्जुन पार्श्व और वासुमित्र। ठीक है, ऐसे दरबार में रहते थे। अब जो पांचवा पॉइंट हो जाएगा महान शासन व निर्माता। महान शासन व निर्माता के रूप में कनिष्क कैसा था? कनिष्क ने वास्तुकला को भी प्रोत्साहित किया। उसने कश्मीर के पुरुषपुर नगर में एक 400 फुट ऊंचा टावर बनवाया। इसी के समीप एक बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाया। उसने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक नगर और पुरुषपुर तथा कनिष्कपुर नामक नगरों की स्थापना की। उसके समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा की प्रगति से बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगी। ठीक है, मूर्तियां जो है बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी थी इसके शासनकाल में। तो गांधार कला शैली का भी विकास हुआ। मथुरा के कला शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मथुरा जो थी उसकी कला शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जो आप लिख सकते हैं जैसे कि 5 पॉइंट में आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, 5 पॉइंट में जिस प्रकार मैंने बताया। अब जब प्रश्न आप लिख दिए हैं और उसका उत्तर लिखे हैं 5 पॉइंट में, तो एक जो किसी भी प्रश्न को आप लिखिए तो उसके लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिए। निष्कर्ष बहुत ही ज़रूरी होता है किसी प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, तो मैं निष्कर्ष कैसे लिखना है, निष्कर्ष एक होता है आपका निष्कर्ष जो होता है वो प्रश्न के उत्तर का निचोड़ होता है। निचोड़ कहने का मतलब कि आप जैसे कि विस्तार पूर्वक लिखे हैं तो उसी को आप शॉर्ट में सारांश जैसे होता है ना, सारांश के प्रति निष्कर्ष को लिख दीजिए। ताकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं एक निष्कर्ष ही पढ़ते हैं और पता चल जाता है उनको कि
जो विद्यार्थी है क्या लिखा है और उनको पता चल जाता है कि विद्यार्थी एक्चुअली में इस प्रश्न का उत्तर जानता है। तो इसलिए निष्कर्ष बहुत ही सोच समझ कर और अच्छे से लिखना है। तो निष्कर्ष पॉइंट दे दीजिए लास्ट में। अब कैसे लिखना है निष्कर्ष में बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार कनिष्क एक महान विजेता और शासक प्रबंधन था, ठीक है। हिमालय से उज्जैन तक के प्रांत उसके अधीन थे। उसके शासन काल में देश में शांति रही। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने नगरों का निर्माण करवाया। उसकी धार्मिक नीति उदार थी। वह साहित्य और कला का पोषक था। संघ संवत को चलाने वाला कनिष्क था। ये हो गया आपका निष्कर्ष में। इतना सा आप निष्कर्ष में लिखिएगा तो पता चल गया जिसके इस प्रकार कनिष्क एक महान विजेता शासक के रूप में प्रबंधक का काम किया और हिमालय से उज्जैन तक का प्रांत उसके अधीन थे। इसमें मतलब कि पूरे प्रश्न का उत्तर आ गया आपका, ठीक है, निष्कर्ष में। अब जो है उसकी मृत्यु उसी के जस्ट नीचे मृत्यु पॉइंट कर देना आपको। कनिष्क की मृत्यु अत्यंत ही दुखद वातावरण में हुई। बौद्ध होने के बाद भी वह दिग्विजय में लगा रहा, मतलब कि युद्ध में लगा रहा था। वो जीतने में, प्रांत को जीतने में लगा रहा था। युद्ध संचालन करते समय जब वह बीमार पड़ा तब उसके मंत्रियों ने उसे लिहाफ उड़ाकर मार डाला। सेनापतियों द्वारा इसकी हत्या का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। मतलब कि जो कनिष्क थे वो मतलब बीमार पड़े तो उसके सेनापतियों ने उसे लिहाफ उड़ाकर मार दिया धोखे से। और फिर ये जो उनको मारने का जो है वो बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क को कैसे मारा गया था, सेनापतियों के द्वारा ही मारा गया था। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया है। इस प्रश्न का उत्तर कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो इस प्रकार आप कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।